आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की दी धमकी, वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की कही बात। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने की डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर विवादित टिप्पणी, विवाद बढ़ने के बाद दी सफाई। अनशन पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक में जान गंवाने वाले बिहार के मजदूरों को मिलेगा मुआवजा, नीतीश कुमार ने की घोषणा। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में 50% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं अदार पूनावाला, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को मिला हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, मानीता अंबानी और बेटी को किया डेडिकेट। बांग्लादेशी क्रिकेटर तेजुल इस्लाम ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले बने दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा घोषित गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी। पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर ना करने की सलाह दी। पन्नू ने कहा कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से अधिक सिख महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हुकूमत द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बाइकआउट करें। पन्नू ने पायलट्स को धमकाया कि बोर्ड पर संदिग्ध बम हो सकता है। आपको बता दें कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने मोस्ट वांटेड करार दिया है। FBI ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया था। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को भी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने तब 1 मिनट का वीडियो जारी कर कहा था 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। विमानों को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को SFG यानी सिख फॉर जस्टिस को उसकी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत एक गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंकियों की सूची में शामिल किया गया था। सपा सांसद राम गोपाल यादव की CGI डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर टिप्पणी से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भाजपा ने सपा को ऐसा घेरा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी सफाई देनी पड़ी। वहीं राम गोपाल यादव भी अपने बयान से पलट गए। उनका कहना है कि उनसे किसी ने CGI को लेकर सवाल नहीं पूछा था, इसलिए उनकी टिप्पणी चंद्रचूड़ पर नहीं थी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का कोई नेता किसी का अपमान नहीं कर सकता। दरअसल बाबरी मस्जिद से जुड़े मामले पर बीते दिनों CGI ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका हल खोजने की जरूरत है। इसे लेकर सपा नेता राम गोपाल यादव ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जब भूतों को जिंदा करते हों, मुर्दों को करते हों तो वो भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहाँ हैं? आपको अब भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़ो, तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? चीफ जस्टिस के लिए राम गोपाल के शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जब विवाद बढ़ा तो राम गोपाल यादव भी अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने CGI के बारे में पूछा ही नहीं था। लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली स्थित लद्दाख भवन पर अनशन पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को वांगचुक से मिलकर उनकी मांगों को लेकर बात करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, अभी गृह मंत्रालय के अधिकारी और लद्दाख के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आकर मुझे गृह मंत्रालय का पत्र दिया। हमारी मांग थी कि लद्दाख की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ केंद्र सरकार की बातचीत जो रुकी हुई थी उसे दोबारा से शुरू किया जाए। पत्र में बताया गया कि ये मांग मान ली गई है और इसे 3 दिसंबर से शुरू करने का पत्र दिया। वांगचुक ने बताया कि हमें बस उम्मीद है कि दोनों तरफ से ईमानदारी से बातचीत हो। हमारा काम इस बातचीत को शुरू करवाना था। इसके आगे बातचीत में एपेक्स बॉडी और KDA केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है ये बातचीत बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़े और एक समाधान निकले।
हमें दोबारा से अनशन नहीं करना पड़े। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुए चरमपंथी हमले में बिहार के मजदूरों की जान जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मृत्यु दुखद है। इस आतंकी हमले में 3 मृतकों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ देने को भी कहा है। अज्ञात चरमपंथियों ने हमला तब किया था जब गांदरबल में सोनमर्ग इलाके के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर लौट रहे थे। इस हमले में 1 डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चरमपंथी हमले में घायल हुए लोगों से सोमवार को मुलाकात भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने श्रीनगर में स्थित अस्पताल में घायल मजदूरों से मुलाकात की। वैक्सीन निर्माता और अरबपति कारोबारी अदार पूनावाला जल्द ही करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में 50% के हिस्सेदार बन जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला 1000 करोड़ रुपए में करण जौहर के फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन व डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैगशिप का 50% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीरम प्रोडक्शन के तहत अदार पूनावाला ये निवेश अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ 1000 करोड़ रुपए की बड़ी डील में धर्मा का आधा हिस्सा खरीदेंगे, बाकी 50% हिस्सा धर्मा के पास बरकरार रहेगा। करण जौहर पहले ही की तरह धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे, जबकि अपूर्व मेहता भी चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर बने रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मा की 90.7% हिस्सेदारी करण जौहर की है, जबकि 9.24% हिस्सेदारी उनकी मां हीरू जौहर के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक अदार पूनावाला और धर्मा प्रोडक्शन की इस डील का जल्द औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में आइकन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ईशा अंबानी को यह अवार्ड सेलिब्रिटी, इंटीरियर डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर गौरी खान ने दिया। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में ईशा अंबानी ने आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया और यहां वो बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड को उन्होंने मां नीता अंबानी के साथ साथ अपनी बेटी आदिया को यह सम्मान डेडिकेट किया है। ईशा अंबानी ने कहा है कि वो इस अवार्ड को अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहती हैं, जो उन्हें हर रोज ज्यादा काम बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं उनकी मां नीता अंबानी उनकी रोल मॉडल है। ध्यान रहे कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। ईशा अंबानी ने इस स्पीच के दौरान कहा कि मैं हमेशा अपनी मां से कहती हूं, आपके आगे चलने के लिए शुक्रिया। इससे मुझे दौड़ने का मौका मिला और बेहद आसानी से मेरा मार्ग प्रशस्त होता गया। ये इवेंट फिल्म, टेलीविजन, कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया की प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए रखा गया था। इस ग्रैंड इवेंट में ईशा अंबानी के अलावा शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, अनन्या पांडे और कृति सेनन जैसी फिल्मी सितारे भी मौजूद थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिनर तेजुल इस्लाम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ ढाका में जारी पहले टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए। ये उनके टेस्ट करियर का 13वां 5वां विकेट हासिल रहा। इस बीच उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 200 विकेट भी पूरे कर लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते बांग्लादेशी टीम ने मैच में कुछ हद तक वापसी की है। बाएं हाथ के स्पिनर तेजुल ने स्ट्रिटन स्टव्स 23 के रूप में अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद उन्होंने 4 और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। इस तरह तेजुल इस्लाम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 15 ओवर में 49 रन देते हुए ये 5 विकेट चटकाए। तेजुल अब टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले दूसरे बांग्लादेशी गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ शाकिबुल हसन ही ऐसा कर चुके हैं। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेटबाजों में मेहदी हसन मिराज ने टेस्ट प्रारूप में 183 विकेट चटकाए हैं। तेजुल अपने प्रथम श्रेणी करियर में 450 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। उन्होंने आज अपने प्रथम श्रेणी करियर का 32वां 5वां विकेट हासिल किया है।